हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व। ठीक है, और इससे पहले की जो वीडियो है वो मैंने प्लेलिस्ट में, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास और लोकतांत्रिकरण, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव, इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देशों भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया गया है। दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्षों का दौर चलता रहता है। मतलब कि जो दक्षिण एशिया के जो ये देश है, जितने भी मोस्टली देशों में आपस में संघर्ष चलता रहता है। ठीक है, और सहयोग भी आपस में एक दूसरे को करते रहते हैं। साथ ही चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। ठीक है, उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करती है। तो मतलब ये क्या है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है या स्पेसिफिक जो बनाती है, वो कौन करता है यहाँ पे? हिमालय पर्वत, हिंद महासागर, ठीक है, और अरब सागर, और लास्ट में ये हमारा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। ये आप गौर ध्यान, मतलब इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना कि जो दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं सभी में लगभग एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है। ठीक है, भारत और श्रीलंका में तो आज़ादी के बाद से लोकतंत्र है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन रहा है। कभी तो यहाँ पे सेना कानून हो जाता है, कभी लोकतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें बदलता रहता है। इसके बाद नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र तथा बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई। मतलब कि 2007 तक तो संवैधानिक राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र की बहाली कर दी गई। यहाँ पे भूटान में राजतंत्र है। फिर मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब यह लोकतंत्र है, मतलब डेमोक्रेटिक सिटी है अब ये। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित यह भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। मतलब कि जैसे सबका मानना ये था कि लोकतंत्र जो है ज़्यादातर जो धनी देश हैं या शक्तिशाली देश हैं उन्हीं में फल फूल सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ छोटे देशों में भी ये चीज़, जो गरीब देश है उनके अंदर भी फल फूल रहा है। फिर इसके बाद पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि कभी तो राजनीतिक व्यवस्था में सेना का कानून आ जाता है और कभी लोकतंत्र। ठीक है, और कभी कभी यहाँ पे बांग्लादेश में भी सेम कंडीशन होती है। तो यहाँ की जो सेना शासन है वो मतलब लोकतंत्र को कुचलता रहता है। मतलब कि एक आप ये कह सकते हो कि लोकतंत्र को बर्बाद करता रहता है। ठीक है, दबाता रहता है। सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ली, फिर जनरल याहिया खान, तत्पश्चात जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना की थी। ठीक है, ये जैसे मतलब समय समय पर चेंज हो जाते हैं ना, सेना कानून लागू कर देते हैं। सैनिक जो होते हैं, जनरल जो होते हैं, इनके सेना के अध्यक्ष, वो यहाँ पे आके देश को चलाने लग जाते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए अवश्य
जुल्फिकार अली भुट्टो, बैनर्जी भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत रही। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया तथा पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश हुआ। मतलब कि ये वित्तीय भ्रष्टाचार आप कह सकते हो कि पैसे के मामले में, ठीक है, तो वो वित्तीय घोटाला कह सकते हैं आप, तो उसके लिए इनको 10 साल की सजा हुई, फिर उनको हटा दिया गया था। फिर जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, ठीक है। बैनर्जी भुट्टो के बाद में कौन बना था यहाँ का प्रधानमंत्री? इमरान खान, जो पाकिस्तान के कैप्टन रह चुके हैं ये, और अब इनको भी फिलहाल तो इनको भी इनके पद से हटा दिया गया है, ठीक है। महाभियोग जो क्या कहते हैं, इनकी जो विधानसभा है वो भंग करके इनको इनके पद से हटा दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेपाल के बात करेंगे। नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जदोजहद चलती रही। अब यहाँ की राजनीति माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए हैं, मतलब कि यहाँ की भी राजनीति अब सही हो गई है। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों, माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम यह रहा है कि नेपाल द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड़ग प्रसाद शर्मा ओली 2015 अक्टूबर 2015 से नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो नए प्रधानमंत्री कब बने, 2015 से, ठीक है। फिर इसके बाद में नेपाल की बात करेंगे। नेपाल तो हमने पढ़ चुके हैं, यहाँ पे श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत ही पश्चात श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंहली और तमिल समुदाय के जातीय संघर्ष का शिकार रहा है। सिंहली श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका में जा बसे। तो मतलब सिंहली और तमिल जो लोग हैं, दो भाषाएं हैं सिंहली और तमिल, तो यहाँ पे ये जो इनको बोलने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में आपस में संघर्ष होता रहता है, ठीक है। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। वहीं दूसरी ओर सिंहली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध किया जाता था, ठीक है। ये तमिल जो है वो क्या करते हैं कि श्रीलंका में अपने अलग समुदाय के लिए अलग राष्ट्र की मांग करते हैं और सिंहली उनको विरोध करते हैं, ठीक है। मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण के मारे जाने के पश्चात श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध की समाप्ति हुई। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो आप लिख सकते हो जो लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण थे उनके बढ़ने के पश्चात मई 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति हुई। दक्षिण एशिया के दो बड़े देशों भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण हैं। इनके बीच 1917, 47, 48 और 1965, 1971 तथा 1999 में सैन्य संघर्ष हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान है इनके बीच में आपस में संघर्ष हो चुके हैं, जैसे कि कारगिल युद्ध वगैरह, ये आप, ठीक है। फिर इसके बाद में दक्षिण एशियाई देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती है। इसके कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद तो बहुत से क्षेत्रों में सहयोग भी है। मतलब कि भारत के कहीं ना कहीं इनसे मतभेद होते रहते हैं और साथ में इनको सहयोग भी भारत देता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट देश है वो है बांग्लादेश। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। 1947 से 1947 तक है। 1947 से 1971 तक इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी राज के समय
के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का यह क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू किया। और इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई और इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में भी अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग की। ठीक है, मतलब इसने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है इन पे उर्दू भाषा और अलग क्षेत्र को लेके इन्होंने क्या करा कि अपना एक अलग ही क्षेत्र या राष्ट्र की मांग की। ठीक है, और अब या आप ये कह सकते हो कि सीधे सीधे अपने अधिकारों की मांग की इन्होंने। ठीक है, और आपको अभी तक हमारे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, ठीक है, सभी करें। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान ने किया। 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था। सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया, मतलब इसको मानने से एक तरीके से इनकार कर दिया उन्होंने। फिर इसके पश्चात शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद में आप कह सकते हो कि इसको गिरफ्तार करने के बाद में जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। जो बंगाली भाषा बोलते थे वहां के लोग, उनको कुचलने की कोशिश की। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर गए। भारत के सामने शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। मतलब कि भारत में क्या है कि जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, तो क्या कहते हैं उस टाइम पर भी पाकिस्तान से काफ़ी लोग भारत आ गए थे। फिर बांग्लादेश से भी भारत में जो बांग्लादेशी लोग थे वो भी भारत के अंदर आके रहने लगे। तो मतलब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या शरणार्थियों की आई है। ठीक है, भारत ने सभी को शरण दी है। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता दी। परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। अब इसी के खिलाफ, मतलब इसी बात से पता 1971 में पाकिस्तान के और भारत के बीच में 1971 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान और भारत है उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया इसी कारण से। ठीक है, तो ये जैसे ये दे रखा इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। फिर इसके बाद में युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। मतलब पाकिस्तान भी एक धर्मनिरपेक्ष देश बन चुका है और लोकतांत्रिक तो समाजवादी देश है, उन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को। बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। बांग्लादेश भारत के पूर्व चलो की नीति का एक हिस्सा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों में निरंतर सहयोग किया गया है। जैसे अगर कोई भी किसी भी प्रकार का बांग्लादेश में कोई भी आपदा होती है तो उस कंडीशन में भारत उसको सहयोग देता है। ठीक है, फिर साथ ही बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी के मुद्दे पर मतभेद होते रहा है। मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों के जो हिस्सेदारी है उनको लेके मतभेद रहा है। इसके बाद में मालदीव की बात करेंगे। मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, मतलब जो सल्तनत द्वारा जो मतलब सरकार द्वारा चलाया जाता है। फिर इसके बाद सरकार नहीं, मतलब जो गुलाम बना लिया जाता है। फिर 1968 में यह एक गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान दिया। मालदीवियन
डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व है, मतलब सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं आप इसे। फिर उसके पश्चात 2005 के चुनावों के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। ठीक है, भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता की है। भारत मालदीव ने नवंबर 2020 में 4 समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, फिर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ में खेल और युवा मामलों के सहयोग पर मालदीव भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। GMCP जो प्रोजेक्ट है, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, के लिए भारत के 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज के एक भाग के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया मालदीव और भारत के बीच में। ठीक है ना, ये आपका चैप्टर यही खत्म हो गया। ये आपके कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ दे रखा है, दक्षिण एशिया के एक देश का नाम लिखिए जिसमें राजतंत्र है। नेपाल में कब तक संवैधानिक राजतंत्र था? IPKF का पूरा नाम क्या है? ठीक है, श्रीलंका की महत्वपूर्ण समस्या क्या रही है? सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच होता है? ठीक है, इसी तरीके से फिर एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? फरका विवाद किन 2 देशों के मध्य रहा है? बांग्लादेश की भारत देश नीति का हिस्सा है, पूर्व की ओर चलो। ठीक है, आपके अनुसार 21वीं शताब्दी में भारत पाकिस्तान में तनाव का वो प्रमुख कारण क्या है? श्रीलंका को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? श्रीलंका में किन 2 जातियों के मध्य संघर्ष रहा? वाक्य को सही कर पुनः लिखो। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फिर इसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हैं। जैसे ये है, दक्षिण एशिया में सफल लोकतंत्र वाले 2 देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किन्हीं 2 समझौतों का उल्लेख कीजिए। दक्षिण एशिया के उन 2 देशों के नाम लिखिए जिनमें लोकतंत्र व सैन्य शासन रहा है। मालदीव में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? भारत में परमाणु परीक्षण कब कब किए गए? ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जिनके साथ भारत का नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर विवाद रहा है। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन देख सकते हो इनको। ये एक गद्यांश दे रखा है, केस स्टडी बेस। जैसे इसमें दे रखा है कि आज़ादी के बाद श्रीलंका के राजनीति पर बहुसंख्यक जो सिंगली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाले का दबदबा रहा। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ गए। आवासी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ है। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे मतलब श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने तमिल इलम यानी श्रीलंका के श्रीलंकाई जो तमिलों के लिए जो एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख सकते हैं। आज़ादी से पहले श्रीलंका का किस नाम से, मतलब श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, फिर श्रीलंका को डैश संघर्ष का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा रहा? श्रीलंका में चले संघर्ष के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इनके आंसर लास्ट में है, आप देख लेना, इनको दिखा दूंगा मैं आपको। 4 अंकों वाले प्रश्न जो है इसमें पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले कारण लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप सबसे बड़ा कारण आप ये लिख सकते हो, सैन्य शासन है वो। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी। भारत द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजने का क्या उद्देश्य था? भारत पाकिस्तान क्षेत्र के लिए 4 सामान्य समस्याओं का उल्लेख करके भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में हुए समझौते पर प्रकाश डाले।
ठीक है। ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और आपसी सहमति रही है। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में असंतोष के क्या कारण थे। ठीक है, इस तरीके का। और फिर ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा केस स्टडी का। दिए गए मानचित्र में 5 देश ABCDE को दर्शाया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान कीजिए। इनके सही नाम प्रयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या तथा संबंधित अक्षर तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। चारों ओर स्थल से घिरा वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ, वह देश जहां आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सेना शासन रहा, वह देश जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, इस तरीके के नाम आपको यहाँ पे। और फिर लास्ट में दे रखा है वह देश जिसका निर्माण 1971 में हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, ये तो आपका भारत है, सिंपल। और ये आपका जो है श्रीलंका है। ठीक है, बांग्लादेश, और ये है नेपाल। ठीक है, आप इनको लिख सकते हैं। और ये आपको नोटबुक में लिखने होंगे, जो एग्ज़ाम सीट होगी उसके अंदर लिखना होगा आपको इसको। ठीक है ना। फिर इसके बाद में एक कार्टून दे रखा है, कार्टून वाला शायद ना आए। ये पूर्वक अध्ययन कीजिए के आधार पर है। ठीक है, फिर नीचे दिए गए कार्टून को देख के फिर ये 6 अंक वाले क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रकाश डालिए। श्रीलंका के जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार के क्या कारण है। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो मतलब ये कुछ क्वेश्चन से। ठीक है, और इनके साथ में हमारा जो उनके पहले वाले क्वेश्चनों के आंसर है। जैसे पहले का आंसर था भूटान, फिर 2006, फिर IPKF जो था वो है भारतीय शांति सेना, मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और ये 4 नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर हैं। ये पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, आप इनको पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका जो मैप था, मैप का आंसर दे रखा है जैसे मैंने आपको बताया था। E पे नेपाल होगा, C पे श्रीलंका, D पे पाकिस्तान, B पे भारत और A पे बांग्लादेश। ठीक है, और कार्टून बेस्ड जो आपके क्वेश्चन थे उनके अगर आपको आंसर देखने हैं तो वो भी आप देख सकते हो। इस तरीके से आप लिख सकते हो इनको। ठीक है, 6 नंबर वाले क्वेश्चंस के आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, आप इनको भी डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, बस आज की वीडियो आपके लिए इतनी ही है। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं इसको। और दोस्तों, आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का सुझाव या क्वेश्चन हो या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। इनके नोट्स के लिए आप हमें स्पेशली कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा किस तरीके से आपको मतलब ये मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। कीप करें, स्टे करें।